दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के किसान बागवान कड़ी मेहनत के बल पर न सिर्फ अपनी बल्कि भारत देश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। और इस कार्य में ऐसा नहीं है कि उन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। समस्याएं आती हैं, लेकिन उसका निदान वो पाते हैं कृषि विभाग के जरिए या भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न योजनाओं के जरिए। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश एक सेब राज्य के रूप में तो जाना ही जाता है, साथ ही सेब शीतोष्ण फलों की श्रेणी में भी आता है। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात करेंगे शीतोष्ण फलों की नर्सरी के बारे में विस्तार से। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर कलोल कुमार प्रामाणिक जी। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा कि हमने अपने दोस्तों को बताया कि आज उनके साथ विस्तार से चर्चा होगी शीतोष्ण फलों की नर्सरी के बारे में, उससे पहले उन्हें ये भी जानकारी हम देना चाहेंगे कि दर्शकों, ये है लाइव फोन इन कार्यक्रम। इस विषय पर अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा दूरभाष नंबर आप नोट कर लीजिए, 0177, ये आप STD कोड लगाना जरूर ना भूलें, और 2800-0177 ये हमारा एक दूरभाष नंबर है। दूसरा दूरभाष नंबर है 2800-0178। STD कोड फिर से आप नोट कर लीजिए, 0177। तो सर, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हमने बात की जैसे कि शुरुआत में ही टेम्परेट फ्रूट्स के बारे में, शीतोष्ण फलों के बारे में। तो बहुत से हमारे जो बागवान भाई हैं उन्हें जानकारी होगी भी, बहुत से हैं जिन्हें नहीं है, वो उगाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये टेम्परेट फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम यही जानना चाहेंगे कि टेम्परेट फ्रूट्स हैं क्या। देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल पूछा। टेम्परेट फ्रूट्स को हम शीतोष्ण फल के हिसाब से माना जाता है। ये ऐसी फल है जिसको उगाने के लिए आपको कुछ ठंडापन, जो शीत घंटे, उसका जरूरत पड़ता है। आपको शीतोष्ण फलों में आप देखोगे तो सेब का, आप जैसे बताया, जो हिमाचल प्रदेश को सेब का राज्य के हिसाब से माना जाता है जी। तो पहले नंबर तो सेब का आता ही है। इसके अलग जैसे नाशपाती, बाकी गुठलीदार फलों में कीवी, आपका जो वॉलनट, मानो नट ग्रुप्स का कुछ, तो इसी तरह ये फल, इसी तरह आपका शीतोष्ण फलों के अंदर ये सारे फल आ जाते हैं जी। जिसके लिए आपको मिनिमम एक टेम्परेचर, जो हम चिलिंग आवर्स बोलते हैं, जिसको शीत घंटे, वो 7 डिग्री से कम होना चाहिए, माने 7.2 हम बोलते हैं, वो सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए ठंडापन जी। जहाँ पर इतना घंटे, मानो मिनिमम 100 घंटे से लेकर आपका 2000 घंटे तक आपके इसी तरह फल होते हैं। जो कम लगता है किसी में बहुत ज़्यादा लगता है, किसी किस्में में कम लगता है, कोई किस्में में ज़्यादा घंटे लगता है। तो इसको शीतोष्ण का फल के अंडर आता है जी। हमने हिमाचल की बात की, खासतौर से ज़्यादा पैदावार सेब की रहती है। हिमाचल में कौन कौन से जो शीतोष्ण फल हैं वो पाए जाते हैं, और किस क्षेत्र में कौन से फलों की ज़्यादा पैदावार रहती है, अगर इस पर थोड़ी सी रोशनी आप डाल सकें। देखिए, आप तो पहले ही आपको बताया, जो सेब तो मेन का फसल है ही। तो आप देखेंगे जो हमारा जो किन्नौर का सेब है हिमाचल प्रदेश का, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। मतलब वो एक्सपोर्ट क्वालिटी आप देखेंगे तो हमारा किन्नौर का जो सेब है वो माना जाता है। उससे अलग जो बाकी एरिया में जो सेब है वो भी अच्छा होता है। जहाँ पर ही एक्चुअली क्या होता है, जो किन्नौर में आपको सेब में जो शीत घंटे वो ठीक ठाक लग जाता है, और इसको जब फ्रूट मतलब लगने से तुरंत के बीच में इसका एक लंबा समय भी लगता है। तो इसलिए क्या होता है, ये जो प्रॉपर जो फ्रूट डेवलपमेंट होता है वो भी भरपूर होता है। चाहे इसमें कीपिंग क्वालिटी हम जो बोलते हैं, सेल्फ लाइफ, ये भी बढ़ जाता है। तो इसी तरह आप देखेंगे जो उचनी वाला क्षेत्र है, जहाँ पर आपका एक तो सेब लगता है, बाकी कुछ नट्स होते हैं, जैसे पिस्ता बादाम, पिस्ताचियो नट, ये थोड़ा ऊंचाई वाला क्षेत्र में ज़्यादा होता है। थोड़ा उसके थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो चेरी के लिए अच्छा उपयोग हो जाता है। फिर उसके नीचे आएगा मिड हिल्स में आपका जो गुठलीदार फलों में, उसमें अच्छा आ जाता है। अखरोट थोड़ा मध्यम से लेकर ऊंचाई वाला क्षेत्र में अच्छा आ जाता है। तो इसी तरह अलग अलग जो ऑल्टीट्यूड, हाइट होता है, उसकी मध्यम नजर रखते हुए अलग अलग फसल मिल जाता है जी।
तो किसान अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं अगर उन्हें पता है कि किस क्षेत्र में कौन सा जो फल है वो ज़्यादा पैदा होगा। अच्छा, एक और चीज़, ये बहुत लंबा एक प्रक्रिया रहती है। अगर हम बात करें, पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाकर उसे खेत में लगाना पड़ेगा और कितने समय के बाद वो बड़ा पेड़ बनेगा और फिर फल देगा। तो ये नर्सरी के बारे में अगर हम जानना चाहें कि नर्सरी किस तरह से इन पौधों की तैयार की जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, नर्सरी तो मेन है। जो कोई भी आपका फलदार पौधों के लिए नर्सरी अहम भूमिका अदा करते हैं, इसलिए क्योंकि आपको जो फसल जो शीतोष्ण फल, इसमें आपका खाली सीडलिंग लगाने से नहीं हो जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिस सीडलिंग जो हम लगाएंगे, आप सोचेंगे जे कोई जगह में अच्छा सेब लग रहा है, कोई जगह अच्छा नाशपाती लग रहा है, तो उसको सीड लेकर आप सीडलिंग उगा लेंगे, तो वही आप आपके बगीचा में लगा देंगे। तो उसी तरह इसको ट्रू टू टाइप हम बोलते हैं, मतलब जैसे आप फल देखा ऐसे फल नहीं होगा। क्योंकि एक सीडलिंग एक अलग आइडेंटिटी देते हैं। मतलब एक जैसे सेब से आपका 8 सीड निकालते हैं, तो 8 सीड को आप उगाएंगे तो 8 सीडलिंग बन जाएगा। लेकिन आप सीडलिंग का अलग अलग जब उसको फल देने शुरू करेंगे, आप देखेंगे जो 8 में अलग अलग किस्म का, मतलब किस्म का नहीं, किस्म में जो वेरिएशन होता है, तो वो अलग अलग हो जाएगा जी। तो आपको जो चाहिए वो उसके लिए फिर आपको हम जो बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि कलम के द्वारा बा टिश्यू कल्चर के द्वारा इसी तरह जब बनाएंगे तब वो ट्रू टू टाइप बन जाता है जी। अभी आपने सीडलिंग बेड्स के बारे में बताया। सीडलिंग बेड्स के साथ मदर बेड हैं, बहुत सारी तरीकों से नर्सरी तैयार की जाती है। इन डिफरेंट टाइप के जो बेड्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। और टेम्परेचर, जो तापमान है, उचित तापमान, वो क्या रहना चाहिए जब भी हम नर्सरी तैयार करते हैं? थोड़ा विस्तार से हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे। ये एक सवाल बहुत अच्छा आप पूछा। जे हम नर्सरी जहाँ करेंगे ऐसे नहीं है जे वो पौधे वहीं उगा जाए। नर्सरी आप कोई जगह से करके पौधे को आप आके लगा सकते हैं दूसरा जगह में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जे आपका जो नर्सरी जहाँ पर होते हैं, नर्सरी के लिए एक तो होता है अच्छा लोकेशन, क्योंकि उसको साइट सिलेक्शन हम जो बोलते हैं, जो कौन सी जगह में अच्छा रहेगा, वहाँ सिंचाई का बंदोबस्त होना चाहिए। वहाँ का आपका कुछ गोबर का खाद के उपलब्ध आजकल देखिए सब जगह में हम जैविक खाद का जो उपलब्ध कर रहे हैं, जैविक खेती के ऊपर बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ आपको मद्देनजर रखते हुए एक तो है ये सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा है जो जहाँ पौधे उगा रहे वहाँ से आप दूसरी जगह ले आके इसको लगा सकते हैं। क्योंकि एक जो फलदार पौधे होते हैं, शीतोष्ण फल होते हैं, इसको आपको गड्ढा बना के लगाना पड़ेगा जी। एक तो जो गड्ढा का साइज, लेकिन नर्सरी के लिए आपको जरूरत नहीं है गड्ढा। नर्सरी के लिए आपका जो बेड आप बोल रहे हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह है जहां पर आपका सीढ़ीनुमा जो टेरेस फार्मिंग जो हम बोलते हैं ना, उसी तरह करके करते हैं। कोई जगह आपका वैली टाइप मिल गया तो वहां पर आपका प्लेन एरिया मिल जाता है जी। तो आप जैसे पूछा जो कौन सी जगह में एक करेंगे, थोड़ा ठंडा एरिया से हटके जहां पर आपका ठंडा भी नहीं है और गर्म भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो एरिया होगा तो वो एरिया नर्सरी के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि उसमें ग्रोथ ज्यादा आता है और बहुत ज्यादा ठंडापन पे ग्रोथ थोड़ा कम आता है। क्योंकि आपको एक साल में ही हमको नर्सरी रेडी होके उसके ऊपर कलम वगैरह बनाना है, तो थोड़ा वो एरिया हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आपके पास नहीं है फिर तो कुछ कर नहीं सकते, जो एरिया है तो उसमें ही आपको नर्सरी उगाना पड़ेगा। नर्सरी का जो एडवांटेज आप जो बोल रहा था, देखिए आजकल पौधे के लिए जो सीडलिंग हम जो बोलते हैं, जो पलटू, वो आता है बहुत दूर से जी। वो कोई जम्मू कश्मीर से आता है, हिमाचल में मैक्सिमम सीडलिंग वहाँ से आता है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होता है जो वहाँ का सीडलिंग में कुछ साथ में कुछ डिजीज या पेस्ट का भी लोग रिपोर्ट करते हैं, जो भाई वहाँ से सीडलिंग आया था। तो आप अपना हिमाचल प्रदेश में खुद नर्सरी उगा के उसका भी फायदा ले सकते हैं। ठीक है, नर्सरी के लिए कुछ चीज ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं पहले बोला था जी, साइट सिलेक्शन, उसके बाद आपका थोड़ा लागत तो लगेगा, लेकिन लागत में इसमें क्या होता है जी, पूरा साल इसका लागत लगता है। ये नहीं है जी आपको सीडलिंग
आप जब उगा रहे उसमें से लेकर जब पौधे बढ़ते जा रहे हैं तो कौन से टाइम में आप उसको बाडिंग करेंगे, कौन से टाइम में ग्राफ्टिंग करेंगे, फिर आपको बेचना है, बीच में कुछ आपका रोग कीड़ा जो भी लग रहा है उसका भी देखभाल करना है, खाद का प्रयोग करना है। तो इसी तरह देखेंगे नर्सरी में आपका साल भर आपका लेबर का रिक्वायरमेंट रह जाता है। जी, लेबर का रिक्वायरमेंट आपने बताया और मैं इसमें आपके इस जवाब में से बहुत से सवाल निकल कर आए हैं। एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण कि आपने कहा कि बहुत से रोग भी आ जाते हैं अगर हम कहीं और से नर्सरी के या पौध मंगवाते हैं तो जो बागवान हैं उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कौन से रोग हैं जो अक्सर देखने को मिलते हैं और अगर वो पौधा जो बागवान हैं वो लगाते हैं तो उन्हें अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है? हाँ, देखिए कुछ तो हमारा जो नर्सरी डिजीज में आ जाता है, हम जो बोलते हैं, जैसे एक होता है रूट रॉट, जो जड़ सड़न रोग जो बोलते हैं वो आ जाता है जे उसमें से। फिर नर्सरी में एक कॉलर रॉट लगता है जो कि आपका जमीन जहाँ पर आपका ऊंचाई वाला माने जमीन में जहाँ पर पौधे का टच कर रहा है तो ये वहाँ से हो जाता है कॉलर रॉट। एक होता है सीडलिंग ब्लाइट टाइप होता है जो सीडलिंग से आता है। तो इसी तरह बहुत सारे डिजीज आ जाते हैं। आपके इस सवाल का जवाब हम फिर से सुनेंगे, लेकिन एक दर्शक हैं जो इस वक्त हमारे साथ जी शायद कॉल कट चुका है। जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। आप बता रहे थे कौन कौन से रोग हैं। तो इसीलिए हमको ध्यान देना पड़ेगा जी, बाहर से जब सीडलिंग आता है तो उसके साथ कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है जी, कुछ भी जैसे कीड़ा, कुछ उली एफिड एप्पल के लिए आ जाता है। तो हम क्या करेंगे जी, हमारा जो यहाँ ही आप नर्सरी उगाएंगे तो पहले है जी वो कौन से वाला सीड आपको लेना चाहिए। जैसे सेब के लिए जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब आपको जो पॉलिनाइजर का जरूरत नहीं है जो सेब का, जैसे कि आपका गोल्डन डिलीशियस, टाइडमैन अर्ली ऑर्चेस्टर, ग्रैनी स्मिथ। तो इसी तरह प्राइमा हमारा जो वैरायटी जो लो चिलिंग कुछ वैरायटी होता है ना, तो वो भी आपको उसका जो सीड है उसका सीडलिंग आप उगा सकते हैं। जी, अब अपने दर्शकों को बता दें कि ये है लाइव फोन इन कार्यक्रम। हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण फलों की नर्सरी आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस विषय से संबंधित तो आप हमारे दूरभाष नंबर नोट कर लीजिए। STD कोड रहेगा 0177 और जो दूरभाष नंबर है वो है 28000177 और 28000178। हमें रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार और सिलसिला शुरू रहेगा सर आपके साथ और जानेंगे नर्सरी के बारे में। आपने रोगों के बारे में बता दिया हमें। अब हमें ये बताइए कि जब सरकार भी नर्सरी तैयार करती है, बागवानों के लिए उपलब्ध करवाती है, अगर कोई अपने स्तर पर कोई बागवान नर्सरी तैयार करना चाहता है तो सरकार के द्वारा उसे कोई सुविधाएं दी जा रही है? और उस बागवान को नर्सरी तैयार करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है और कैसे वो अपनी नर्सरी को आगे मार्केट में बेच सकता है? तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका उसे ख़ास तौर से ध्यान रखना ज़रूरी है? देखिए एक सवाल तो बहुत अच्छा पूछा जी आप, जी सरकार से क्या मदद मिल सकते हैं। देखिए आजकल सरकार बहुत सारी जगह में सब्सिडी दे रहे हैं। जैसे कि आपका नर्सरी में जब आपका ड्रिप इरिगेशन आप लगाएंगे जो टिपक सिंचाई जो हम बोलते हैं, तो उसका सब्सिडी उनके मिलते हैं। आपका एंटी हेल नेट जहाँ पर आपका ओलावृष्टि बहुत सारे पौधे को ख़त्म कर देते हैं, नुकसान करते हैं, उसको बचाने के लिए। लेकिन नर्सरी में ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फलदार पौधे के लिए मेनली फल को जब नुकसान करते हैं उसके लिए ये रोधा जलक जाली जो है उसका सब्सिडी मिलते हैं। जहाँ पर आपका नर्सरी एरिया में बहुत सारे डैमेज होते हैं वाइल्ड एनिमल्स का व जो वो सोलर फेंसिंग के लिए भी सब्सिडी मिलती है। तो इसी तरह आप देखेंगे जो योजना होता है जो सब्सिडी का गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। बाकी आपका नर्सरी उगाने के टाइम में कुछ चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। जो आपको जब नर्सरी में मैं पहले बोला जी एक तो सीडलिंग हो गया और एक होता है क्लोनल रूस्टॉक। जी, दो आपका फलदार पौधे के लिए दो किस्म का रूस्टॉक होता है। रूस्टॉक मतलब
जो मिट्टी का अंदर जो सॉइल का नीचे जो वाला हिस्सा होता है कोई भी पौधे का, उसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं। उसके ऊपर जो हिस्सा होता है वो किस्में होते हैं, जो कौन से पौधे के लिए कौन से किस्में। तो जब आप कलम के द्वारा जो उसको जब बनाते हैं तो दो हिस्सा हो गया। तो पहले तो नर्सरी के लिए आपको रहेगा जो निचले वाला हिस्सा को रेडी करने के लिए, जैसे मैं पहले बोला जी सीडलिंग बहुत ज्यादा बाहर से भी आता है। एक होता है क्लोनल रूट स्टॉक, जो कि आपको वेजिटेटिवली माने जो हमारा उसको कलम के द्वारा, आपका माउंट लेयरिंग के द्वारा, कटिंग के द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा जब रेडी होता है उसको क्लोनल रूट स्टॉक का, ठीक है। जो माउंट लेयरिंग मतलब स्टूलिंग, जो मतलब एक आप पौधे लगा दिया, उसको मिट्टी का हीप बना दिया, तो मिट्टी का हीप के बाद उससे फिर आप 15 से 20 पौधे तैयार कर सकते हो, एक मदर प्लांट। अच्छा, दूसरा आपको मदर प्लांट भी रेडी करना पड़ेगा नर्सरी में। मदर प्लांट इसलिए जरूरत है जो हमारा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, लोग आजकल क्या आपको कुछ भी देखोगे जो हम जब खाने के लिए बोलते हैं ना, जो क्वालिटी फूड होना चाहिए जो खाने का टाइम में, तो इसी तरह प्लांटिंग मटेरियल जो बंदा लेंगे, जो भी बागवान भाई लेंगे, वो चाहेंगे जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, मतलब वो अच्छा हो, हेल्दी हो, डिजीज पेस्ट फ्री हो, अच्छा वाइडर एडेप्टेबिलिटी हो। तो इसी तरह जो प्लांटिंग मटेरियल मिलते हैं नर्सरी से वो लोग प्रेफर करेंगे। तो जब नर्सरी उगाएंगे आपको भी अश्योर करना पड़ेगा कि आपको जो प्लांट मटेरियल आप बना रहे हो, आपका मदर प्लांट बहुत अच्छा है, वो मदर प्लांट से आप जो हम बर्ड स्टिक बोलते हैं, वो बर्ड स्टिक लेकर उसको आप ग्राफ्टिंग कलम के द्वारा, बर्डिंग चश्मा के द्वारा, तो इसी तरह आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब चीज आपको जब नर्सरी करना है तो ये सब क्राइटेरिया है आपके पास सिंचाई का बंदोबस्त। क्योंकि आप जब पहले पूछा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वो भी जो कोई भी नर्सरी, जैसे आप नर्सरी करना चाहेंगे तो उसको एक्रेडिटेशन देते हैं। तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स है, वो ग्रेडिंग देंगे जो आपका नर्सरी कितना ग्रेड का है, तो कितना स्टार का है, 3 स्टार है, जैसे होटल का होता है 4 स्टार है, 5 स्टार है, तो उसी तरह उन्होंने ग्रेडिंग कर देते हैं। तो वो ग्रेडिंग के बाद क्या होता है, फिर आप जब मार्केटिंग उसको नर्सरी का करेंगे, आप बोल पाएंगे जब मेरा पास 5 स्टार ग्रेड है, तो कोई भी आपके वहां से पौधे लेने के लिए इच्छुक हो जाएगा। जी, जो ग्रेडिंग की जाती है वो हर साल की जाती है जितनी बार वो नर्सरी तैयार करते हैं, या सिर्फ एक बार जब सर्टिफिकेट लेना होता है उसी वक्त करते हैं? ना, देखिए एक बार लेने के बाद 5 साल तक उनका वैलिडिटी रहता है। ठीक है। तो आप चाहेंगे तो उसको कंटिन्यू करने के लिए लिख के उसको लिख सकते हैं, और कुछ नया ऐड करना चाहेंगे उसमें मेंशन करना पड़ता है जब आप कौन कौन पौधे का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपका क्या क्या मदर प्लांट है, कहाँ से लिया, आप जब लगा रहे हैं उसमें सिंचाई का कितना है, पौधे का डिस्टेंस कितना रख रहे हो, आपका पौधे हेल्दी है कि, वो जब इंस्पेक्शन करेंगे सारे पॉइंट देखकर फिर आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। जी, अब वो पौध अगर तैयार कर ली है जो भी बागवान है और बाजार में अब उसे बेचना है, तो उसके लिए भी सरकार द्वारा कुछ सहायता की जाती है बागवान भाइयों की, या वो अपने लेवल पर ही उसे कर सकते हैं? नहीं, उसी टाइम में तो आपको अपना लेवल पे करना पड़ेगा जी भाई। जैसे कि आपको हम तो जैसे बागवान भाइयों को जब भी हम रिकमेंड करते हैं, जो कोई भी पूछता है जो हम ये पौधे कहाँ से लेंगे, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अखरोट का पौधे आपको, आप जैसे बोल रहे हैं सीडलिंग, जो बीजाणु वो बीज से जब पौधे बनता है, जैसे कि आप जंगली कोई भी जगह जाएंगे जो बड़ा बड़ा पौधे का देखते हैं अखरोट का, ये सब सीडलिंग पौधे हैं जी। तो ये फल देने में ही आपको 20, 25, 30 साल लग जाता है, और फल देते हैं बहुत साल, कोई 60-70 साल का पुराना अखरोट का पौधे भी फल बहुत अच्छा दे रहे। लेकिन ये है जो लोग लगाने के बाद 30 साल इंतजार नहीं करेंगे। आपको चाहिए, कोई बोलेगा मैं अखरोट का खेती करूंगा, हमको 2 साल में ही हमको फल चाहिए, ऐसे अखरोट, तो वो जो है उसका मदर प्लांट आपको होना चाहिए। तो आप जब वो वाला पौधे को तैयार करके लोग को देंगे तो वो भी देखेंगे जी हाँ, हमको 2 साल के बाद ही हमको फल मिल रहा है जी। तो क्वालिटी में कुछ फर्क होता है, जो खुद आपने कहा कि सीडलिंग तौर पर अगर हम कोई भी पौध तैयार करते हैं, वो खुद अगर उगता है तो काफी टाइम बाद फल देता है, तो उसमें और जो हम 2 साल में फल प्राप्त कर रहे हैं किसी भी पेड़ से या पौधे से, तो उनकी जो गुणवत्ता है उसमें कितना फर्क आता है? देखिए, मैं पहले भी एक चीज आपको बताया, जो कोई भी फलदार पौधे के लिए एक एक जो सीड होता है, वो जब उससे जो पौधे उगाते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। मतलब
जो आप देखेंगे जो हम ह्यूमन बीइंग का, जैसे हम मनुष्य है, हमका माता और पिता दोनों के बीच में जब संतान आता है तो संतान एकदम बहुत कम है। आप बोलेंगे कोई कोई आइडेंटिकल ट्विन भी होते हैं, दो भाई की दो बहन बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन बन गए। अदरवाइज आप एक भाई बहन का आप अलग से ही उसको पहचान कर लेते हैं, ये अलग है ये अलग है। तो इसी तरह जब सीड से एक एक करके पौधे आगेगा सब पौधे अलग हो जाते हैं जी। आप जो पौधे चाह रहे हैं वो एकदम टू टाइम नहीं आते हैं, तो उससे मैक्सिमम क्या होता है, उससे थोड़ा खराब ही होता है, लेकिन कभी कभी उससे भी अच्छा हो जाता है सीडलिंग से। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार 20 से लेकर 30 साल के बाद तब पता चलेगा कि ये अच्छा हुआ कि खराब हुआ जी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो बागवान भाई बहन हैं वो किसी भी फल को लगा रहे हैं, फल की पौध लगा रहे हैं, कोई भी समस्या है उसका निदान पाना चाहते हैं, अनुसंधान केंद्र सब नहीं जा पा रहे हैं, कोई सहायता का दूरभाष नंबर उनके लिए यहाँ कृषि विभाग द्वारा प्रदान किया जा रहा है? देखिए सब जगह में तो आजकल ऑनलाइन वेबसाइट कोई भी जो है अखबार वगैरह में आता है, लेकिन बागवान भाइयों जब हमको पूछते हैं जी कहाँ से आपको पौधे उपलब्ध होंगे, पहले तो हम बोलते हैं जी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकारी डिपार्टमेंट व स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इसी तरह हम बोलते हैं जी आप पौधे के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र शिमला के कांटेक्ट करिए, नहीं तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमारा हिमाचल प्रदेश में कांटेक्ट करिए, नहीं तो बोलेंगे हम डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी करिए, पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करिए। इसी तरह तो हम बोलते ही है, नहीं तो हम बोलते हैं जी रजिस्टर्ड नर्सरी। अभी जो बात हो रहा है रजिस्टर्ड नर्सरी कि देखिए आप दूसरा नर्सरी से कोई भी पौधे ले लेंगे, उसके बाद जब आप बोलेंगे जो मैं एक इसमें मांगा था वो तो नहीं हुआ। जैसे आज एग्जांपल दे रहा हूं प्लाम का, प्लाम जो आपका आलू बुखारा, तो उसका आजकल एक ब्लैक एम्बर बोल के एक किस्में है, उसका बहुत डिमांड आ रहा है। तो आप कोई भी नर्सरी से प्लाम के पौधे तो ले गया, लेकिन वो जब फल देंगे 4 साल 5 साल के बाद आप देखेंगे अरे ये तो हम जो मांगा था कि इसमें ब्लैक एम्बर तो नहीं है, तो फिर किसके ऊपर आप दोषारोप करेंगे जी। तो इसलिए रजिस्टर्ड नर्सरी होंगे तो आप बोल पाएंगे, वहां लिखा देंगे जो ये वैरायटी आपको दे रहे हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं जो सरकारी डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड नर्सरी से आप पौधे लीजिए, जो भी आप चाहेंगे वो बता देंगे, नहीं होगा तो बोल देंगे कि हमारे पास वो किस्में नहीं है जी। अगर नर्सरी तैयार करते वक्त तो बहुत सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। आपने लेआउट के बारे में भी बताया कि पानी की उपलब्धता होनी चाहिए या तापमान ऐसा होना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं नर्सरी में। लेकिन अलग अलग महीनों में हर जो फल है उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, उनके बारे में थोड़ा अगर बताना चाहें हमारे बागवानों को। ये भी बहुत अच्छा सवाल आप पूछ लिया। देखिए अभी जैसे बरसात के टाइम में चलो नींबू तो शीतोष्ण फलों में नहीं आता है, लेकिन मध्यम ऊंचाई वाला क्षेत्रों में भी आ जाता है। तो बरसात के टाइम में नींबू जातीय जो प्रजाति है उसको फल आप लगा सकते हो। अनार का लगा सकते हैं, क्योंकि अनार का नाम इसलिए लिया, कुछ अनार का हमारे पास ऐसे किस्में हैं जो कि जहाँ पर सेव हो रहा है ऊंचाई वाला क्षेत्र में वहां भी अनार उगा जा सकता है जी। वो टेम्परेट टाइप, जैसे जी, पहले जी, आप बोला शीतोष्ण टाइप अनार जो होता है, बाकी अनार तो प्लेन्स में ही होते हैं। तो उसी तरह हमारा पास शोध कार्य चल रहा है, तो वो अच्छा सक्सेस हो जाए, उसका यील्ड अच्छा आ जाए और खाने का अच्छा हो जाए, तो फिर आपको सेब के साथ आप अनार भी उगा सकते हो जी। दूसरा आप जो है बरसात के टाइम में आपका स्ट्रॉबेरी अभी जो बरसात के टाइम में जैसे अगस्त सितंबर में अक्टूबर 15 तक आप मैदानी क्षेत्र में उस क्षेत्र में आप लगा सकते हो। बाकी जो शीतोष्ण फल होता है ये जनरली आपका विंटर में जो डोरमेंसी होता है उसी टाइम में लगाया जाता है जी। लेकिन बरसात के टाइम में आप जो बोल रहे हैं डिफाइंड टाइम में जो कार्य है, देखिए जब कोई कटिंग के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे जो नर्सरी में, तो बरसात के टाइम में एक होता है जैसे कि मैं बोला अनार का, ये तो रनर्स के थ्रू स्ट्रॉबेरी तो चलेगा। बाकी बार्डिंग जो चश्मे के थ्रू करते हैं, बार्डिंग का जो स्टेज है एक अलग अलग बार्डिंग मेथड अलग होता है। जनरली बरसात के टाइम में आपका बार्डिंग चलता है, और विंटर के टाइम में जब डोरमेंसी होता है उसी टाइम में ग्राफ्टिंग चलते हैं। बाकी जो लगाने का आप जैसे पूछा जी, कुछ कटिंग के थ्रू करते हैं, कुछ माउंट लेयरिंग, आपको मैं बताया जो माउंट लेयरिंग कैसे होता है। तो उसी टाइम में बरसात के टाइम में आप देखेंगे जो उसी टाइम में हिप करके एक प्लांट से कैसे नंबर्स बढ़ जाते हैं जो हम बढ़ाते हैं। बाकी और भी कुछ लेयरिंग टाइप होते हैं, एयर लेयरिंग
जो कुछ प्लांट में एयर लेयरिंग करना होगा तो वो बरसात के टाइम में बहुत अच्छा चलते हैं। तो इसी तरह हर ऋतु में आप देखेंगे कुछ ना कुछ काम चलते जाता है इसके लिए। और बाकी जैसे मैं बोला जे आप देखेंगे मेनली तो बार्डिंग और ग्राफ्टिंग के थ्रू ही मैक्सिमम नर्सरी चलते हैं। और एक है सीडलिंग। आप सीड को खाली ये शीतोष्ण फल को जो लगा दिया जो सीडलिंग हो जाएगा ऐसे नहीं है, उसके लिए थोड़ा ठंडा जगह चाहिए सीडलिंग को, क्योंकि इसके लिए इसका भी सीड डोरमेंसी होता है, माने ये भी सुप्तावस्था हो जाता है। उसको करने के लिए एक ठंडा ट्रीटमेंट स्ट्रैटिफिकेशन हम बोलते हैं, वो ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है, जो कि फ्रिज के अंदर आप मॉइस्ट सैंड के अंदर मतलब रेत के अंदर सीड को आप रख के, जैसे कि हार्वेस्ट हो गया आप नवंबर दिसंबर जनवरी इसी टाइम में, बाद दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने रख के मार्च में जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है उसी टाइम में से जैसे बेड में आप सोइंग कर दीजिए। नहीं तो जो ठंडा जगह है वहाँ पर सर्दी का टाइम में कोई बर्फ गिरता है, ठंडा हो जाता है, डायरेक्ट सोइंग करके वहाँ से भी ले सकते हैं। डॉक्टर कलोल कुमार प्रामाणिक जी, आपने इस विषय पर इतने विस्तार से जानकारी दी हमारे तमाम दर्शकों को, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और उम्मीद है हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब उन्हें मिल गए होंगे और अब अच्छे से वो अपनी बागवानी का कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ अब आपसे इजाजत चाहेंगे, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।